आज के इस लेक्चर में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी मशीन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक को समझने के पहले हम इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी वो है डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस। तो देखते हैं कि किसी मशीन में डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस क्या होता है। मान लीजिए ये एक मशीन है जिसमें ये 2 पोल्स हैं। तो इन 2 पोल्स में एक पोल एन है और एक एस है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एन से एस की तरफ जाती है। तो जिस लाइन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं उस एक्सिस को कहते हैं डायरेक्ट एक्सिस। ये एक्सिस कहलाएगा डायरेक्ट एक्सिस। और इसके क्वाड्रेचर में, इसके परपेंडिकुलर में जो एक्सिस होगा वो कहलाएगा क्वाड्रेचर एक्सिस। इसी तरह से यहाँ पर यदि हम देखें, यदि एक 4 पोल मशीन है तो इस 4 पोल मशीन में ये एक्सिस डायरेक्ट एक्सिस कहलाएगा, ये एक्सिस भी डायरेक्ट एक्सिस कहलाएगा। और ये 2 एक्सिस क्वाड्रेचर एक्सिस कहलाएंगे। तो डिपेंड करता है कि कितने पोल्स हैं किसी मशीन में। यदि 2 पोल मशीन है तो इस तरह की मशीन में एक सिंगल डायरेक्ट एक्सिस होगा और उसके क्वाड्रेचर में, उसके परपेंडिकुलर में जो एक्सिस होगा वो कहलाएगा क्वाड्रेचर एक्सिस। जबकि यदि एक 4 पोल मशीन है तो उसमें 2 डायरेक्ट एक्सिस होंगे और 2 क्वाड्रेचर एक्सिस। इसके बाद एक नई टर्मिनोलॉजी है, वो है इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल। तो आइए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल, क्यों ज़रूरत है ये 2 अलग अलग एंगल की। यहाँ पर मान लीजिए ये एक 2 पोल मशीन है। तो इस 2 पोल मशीन में अगर हम देखें तो ये एन पोल इस एस पोल से अगर हम यहाँ पे इस एक लाइन खींचें तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये एक दूसरे से 180 मैकेनिकल डिग्री अपार्ट है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक दूसरे से 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल डिग्री अपार्ट हैं। और यदि इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर यदि ये एक एन पोल है तो इसके सामने अगर कोई कंडक्टर आएगा तो उसमें यदि पॉजिटिव पोलरिटी होती है तो एस के सामने वाले कंडक्टर में नेगेटिव पोलरिटी होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों पोल एक दूसरे के अपोजिट में है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपोजिट पोजीशन पे है। तो 2 बातें हो गई, एक तो मैकेनिकल पोजीशन और एक इलेक्ट्रिकल पोजीशन। तो मैकेनिकली एन और एस पोल यहाँ पर हमें एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट दिख रहे हैं और इलेक्ट्रिकली देखें तो भी वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक एन पोल है और एक एस पोल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंगल भी 180 डिग्री ही होगा। पर यदि हम यहाँ पर देखें एक 4 पोल मशीन में, तो अगर ये एन पोल है अगर ये एक एन पोल है तो ये एस पोल होगा, ये एन पोल होगा और ये एस पोल होगा। तो यहाँ अगर हम देखें इन 2 पोल को तो ये 2 पोल एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट है मैकेनिकली,
मैकेनिकली अगर पोजीशन वाइज देखें तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री की पोजीशन पर हैं, पर इलेक्ट्रिकली देखें तो एन एस की अपोजिट पोलरिटी होती है। मीन्स इलेक्ट्रिकली अगर ये किसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करेंगे तो अपोजिट पोलरिटी का होगा, यानी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट ये दोनों पोल एक दूसरे से हैं। तो यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंगल तो 180 है, पर मैकेनिकल एंगल इन दोनों के बीच का 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि हर पोल में, हर मशीन में इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल इक्वल नहीं हो सकते। एक 2 पोल मशीन में तो इलेक्ट्रिकल एंगल मैकेनिकल एंगल के बराबर होता है, जबकि इससे ज़्यादा नंबर ऑफ पोल मशीन्स होती हैं तो उनमें इलेक्ट्रिकल एंगल मैकेनिकल एंगल के बराबर नहीं होता है। तो फिर क्या फॉर्मूला हो सकता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल का, या इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो हम इस फॉर्मूले से बताते हैं। थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। यदि आपको आपके पास मैकेनिकल एंगल है पोल्स और नंबर ऑफ पोल हैं किसी मशीन में, तो आप उनके बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कोई एक 2 पोल मशीन है, उस 2 पोल मशीन में थीटा इलेक्ट्रिकल निकालना है, तो हम P की जगह क्या रख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से समझ में आएगा थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल। हमने वहाँ देखा भी था इस डायग्राम में कि एक 2 पोल मशीन में यहाँ पर थीटा इलेक्ट्रिकल यानी 180 डिग्री थीटा मैकेनिकल के बराबर था, जो कि 180 डिग्री ही था, जबकि 4 पोल मशीन में ऐसा नहीं था। तो अगर हम एक 4 पोल मशीन का एग्जांपल लेके देखें यहाँ पर इस फॉर्मूले में, तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2, यहाँ P की जगह 4 रखते हैं, 4/2, तो हमें थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल मिला। यहाँ इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि यदि हम मैकेनिकल एंगल 90 डिग्री ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल हमें यहाँ पर 180 मिल रहा है। मीन्स इलेक्ट्रिकल एंगल मैकेनिकल एंगल का 2 टाइम्स है, जो हमें इस फॉर्मूले से भी दिख रहा है। तो ये एक सिंपल फार्मूला है जिसे हमें याद रखना है ताकि हम इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल के बीच रिलेशन भी बता पाएँ। नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एंड ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। देखते हैं क्या होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये एक 2 पोल मशीन है जिसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो N से S की तरफ जा रही है। तो यदि इस डायरेक्शन को ही अगर हम डायरेक्ट एक्सिस कहें तो इसके परपेंडिकुलर में जो एक्सिस होता है वो क्वाड्रेचर एक्सिस होता है। यहाँ पर ये जो एक्सिस बन रहा है ज्योमेट्रिकली इन दोनों के बीचों बीच है, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस एक्सिस को ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस भी कहा जाएगा। दोनों पोल के बीच में अगर हम क्वाड्रेचर एक्सिस पे एक लाइन खींचें जो मैकेनिकली जो पोल्स हैं उनको मैकेनिकली बाइसेक्ट करे, इक्वल बाइसेक्ट करे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, तो इस तरह के एक्सिस को ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। मीन्स मैकेनिकली ये बिल्कुल बीचों बीच इन दोनों पोल्स के बीच में है। अब एक होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मीन्स ऐसा एक्सिस जो दोनों ही पोल्स की पोलरिटी को लेकर चल रहा है और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर दोनों ही पोल्स का इम्पैक्ट वहां पर जाकर 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमेशा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है वही मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है, क्योंकि इस पोजीशन पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स 0 होती है। तो हमेशा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस
डायरेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो मैकेनिकल पोजीशन के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, जबकि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। मीन्स ऐसी पोजीशन जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाए वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है, और ऐसी पोजीशन जो मैकेनिकली 90 डिग्री पर हो डायरेक्ट एक्सिस पे वो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो कि हमें इस टॉपिक में काम आने वाली हैं। आइए अब हम देखते हैं कि क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है किसी भी डीसी मशीन में, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या बैड इफ़ेक्ट हैं डीसी मशीन में, इनके कारण क्या इसकी वर्किंग पर अफेक्ट आता है, और सबसे लेटर पार्ट में इस लेक्चर के हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस आर्मेचर रिएक्शन के इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं, क्या क्या तरीके अपना के हम इस आर्मेचर रिएक्शन के बैड इम्पैक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आर्मेचर रिएक्शन। जब भी कोई मशीन होती है डीसी मशीन तो उसमें दो बाइंडिंग होती है, मेन फील्ड बाइंडिंग और एक आर्मेचर बाइंडिंग। इस मेन फील्ड बाइंडिंग के कारण मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम एक कोई मशीन लेते हैं जिसमें केवल मेन फील्ड फ्लक्स ही है, अभी आर्मेचर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आर्मेचर में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है, कोई लोड हमने मशीन पे नहीं लगाया है, तो ऐसे समय पर आर्मेचर करंट में फ्लो नहीं होना चाहिए, आर्मेचर बाइंडिंग में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होना चाहिए, और ऐसे समय पर केवल मेन फील्ड फ्लक्स ही हम एज्यूम कर रहे हैं। तो इस मेन फील्ड फ्लक्स के कारण जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। मान लीजिए एक 2 पोल मशीन ले रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एन से स्ट्रेट चलेंगी जो कि एस की तरफ जाएंगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही स्मूथ है, और एक लीनियंट यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है मेन फील्ड फ्लक्स का। अब यदि हम माने कि एक मशीन में आर्मेचर करंट है केवल, और उस आर्मेचर करंट के कारण यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमें पता है राइट हैंड थंब रूल से कि जब जब किसी मशीन में या किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो करंट फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। तो बाय राइट हैंड थंब रूल हम बता सकते हैं कार स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से कि यदि करंट है तो करंट के कारण उसके आसपास सराउंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो यदि ये एन पोल है तो जनरेटर के केस में यदि ये जनरेशन रोटेशन इस साइड में है तो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से कह सकते हैं कि यहाँ पर करंट अंदर की तरफ जाता हुआ होगा, जबकि इस हिस्से में करंट बाहर की तरफ आता हुआ होगा। हमेशा जो मशीन होती है डीसी मशीन, उसमें जो ब्रशेस होते हैं वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन पर प्लेस किए जाते हैं। तो ब्रश के इस तरफ एक साइड यदि करंट की डायरेक्शन अंदर जाते होगी तो ब्रश के अपोजिट साइड में करंट की डायरेक्शन बाहर आते हुए होगी। ऐसा हम जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल में भी देख चुके हैं। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि आर्मेचर के हाफ ऑफ द कंडक्टर जो होंगे उसमें करंट की पोलरिटी जो होगी रिमेनिंग हाफ में वो उसकी अपोजिट होगी। करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए हम एरो रूल का यूज़ करते हैं। यदि हम एरो को सामने से देखें तो हमें एक पॉइंट दिखेगा, तो हम यदि एरो हमारी तरफ आ रहा है तो यहाँ पर ये पॉइंट या डॉट से दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी हमारी तरफ आ रहा है।
जबकि यदि हम इन सर्कल्स को देखें तो हम बता सकते हैं कि ये एरो का पीछे का हिस्सा है, यानी अब यहाँ से एरो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी करंट यहाँ पर अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर ये प्लस साइन या क्रॉस साइन रिप्रेजेंट करते हैं कि करंट अंदर की तरफ जाते हुए है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पर जो डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि करंट बाहर की तरफ आता हुआ है। तो यदि करंट यहाँ पर अंदर की तरफ जाता हुआ होगा तो हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी आसपास, जो इस तरह से होंगी, और जिसमें जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स का वो इस तरह से होगा। जबकि इस आर्मेचर के इस हाफ हिस्से में देखें तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से होगी, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रही है। तो रिजल्टेंटली जो फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, तो रिजल्टेंट एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा जो इस तरह के पाथ को बनाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकल रही हैं और इस तरह से आ रही हैं। तो आर्मेचर का ये वाला हिस्सा पूरा एन पोल बन जाएगा और ये पूरा एस पोल बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो एन से एस की तरफ जा रही है। तो आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से इस तरह से जा रही है। तो ये पूरा एन पोल दिखेगा ये हिस्सा, और ये वाला पूरा हिस्सा एस पोल दिखेगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जब तक केवल मैग्नेटिक फील्ड मेन फ्लक्स प्रेजेंट था मेन पोल के कारण, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से थी लीनियर, और जब आर्मेचर फ्लक्स आया तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से है। अब यदि ये दोनों इंटरेक्ट करें, ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, मीन्स यदि ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हो तो इन क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स हैं, दोनों ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, एक तो मेन फील्ड फ्लक्स और दूसरा आर्मेचर फ्लक्स। तो फ्लक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, फ्लक्स इज नथिंग बट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो जब ये दो फोर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो यही जो प्रोसेस है इसे कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। सो आर्मेचर रिएक्शन इज नथिंग बट द इंटरेक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स विद द मेन फील्ड फ्लक्स। आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स के साथ इंटरेक्शन आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये इंटरेक्शन होता है। इसको देखने के लिए हम समझते हैं एक छोटा सा डायग्राम। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर लिया, आर्मेचर कंडक्टर। इसको मैंने माना है कि आर्मेचर के हाफ हिस्से में करंट अंदर जाते हुए है, आधे स्लॉट्स में करंट अंदर जाते हुए। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम लिया है जिसमें मैंने आर्मेचर के कंडक्टर को लिया है, जिससे मैंने माना है कि इसमें करंट अंदर की तरफ जाते हुए है, क्योंकि हमें पता है आर्मेचर के आधे कंडक्टर्स में करंट अंदर जाता हुआ है किसी भी समय पर, और उसी समय पर आधे कंडक्टर्स में करंट बाहर आता हुआ होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक हिस्से में करंट अंदर जाता हुआ है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी। तो मैंने जो ये ब्लैक लाइन से दिखाया है, ये आर्मेचर कंडक्टर के कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, या ये फ्लक्स है, जो इस तरह से होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर्कुलर उस मोशन होगा, सर्कुलर शेप में होगा। और जो मेन लाइन ऑफ फोर्स है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइंस होंगी। तो यदि हम इसको देखें तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो अपर हाफ है, इसमें आप देखिए जो मेन लाइन ऑफ फोर्स है मेन फील्ड फ्लक्स की, वो और आर्मेचर की का जो फ्लक्स है वो दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव मोड में, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंटली ये जो हिस्सा होगा इसमें फ्लक्स की डेंसिटी बढ़ना चाहिए,
क्योंकि मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, एडिटिव नेचर के हैं। जबकि हम यहाँ देखें डाउनवर्ड साइड, तो यहाँ पर फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स इस डायरेक्शन में, जबकि मेन फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंटली हम देख सकते हैं कि इसके नीचे वाले हिस्से में जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यदि कोई एक पोल है यहाँ पर इस जगह पर, तो उसके ऊपरी हिस्से में तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बढ़ जाएंगी, जबकि उसके नीचे वाले हिस्से में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डेंसिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली आर्मेचर के दूसरे हिस्से में जहाँ पर करंट बाहर आता हुआ होगा, वहाँ पर भी अगर देखें तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और ये मेन फ्लक्स है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ हमें दिख रहा है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मेन फ्लक्स का अपोज कर रहा है। तो इस तरह से ऊपर साइड फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, जबकि नीचे साइड फ्लक्स डेंसिटी एडिटिव नेचर की दिख रही है। देखिए मेन फील्ड लाइन यहाँ से जा रही है और ये आर्मेचर की लाइन, आर्मेचर फ्लक्स की लाइन भी इस तरफ ही आ रही है। तो डाउनवर्ड साइड देखें तो यहाँ पर फ्लक्स की डेंसिटी इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो इस तरह से जो ओवरऑल जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, जो मेन फील्ड लाइंस थी, जो स्ट्रेट थी, हमने देखा था मेन फील्ड लाइन, वो अब ऊपर साइड ज़्यादा हो गई और नीचे साइड ज़्यादा हो गई, जबकि ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से में फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस हो चुकी है। तो यही इसका एक मेन इम्पैक्ट होता है कि जो मेन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। किसी एक पोल टिप पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ज़्यादा हो जाती हैं, जबकि नीचे वाले पोल टिप पे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई है। इसी तरह से इस पोल पर जहाँ पर करंट बाहर की तरफ आता हुआ था, यहाँ पर नीचे साइड फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज है और ऊपर साइड फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस्ड है। तो रिजल्टेंटली जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो अब इस तरह से इस पाथ को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का एक्सिस चेंज हुआ है तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस तो यही रहा जहाँ पर हमने ब्रश को प्लेस किया है, पर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस चेंज हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हमेशा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर में जो एक्सिस होता है वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से डिफ्लेक्ट हो गया। तो यही आर्मेचर रिएक्शन का इम्पेक्ट आया यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो अब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन पर नहीं रहा। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, किसी एक पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गई और किसी एक पोल टिप पर फ्लक्स की डेंसिटी कम हो गई। साथ ही साथ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गई है। तो ये एक आर्मेचर रिएक्शन प्रोसेस है। अब इससे ओवरऑल किस तरह से फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं वो हम देखते हैं। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। इसमें हमने मशीन को काट के उसे फैला दिया है और यहाँ पर पोल्स वाइज हम इस देखेंगे कि किस तरह से किस पॉइंट पर कहाँ पर किस तरह से फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यदि एक मशीन को काट के और उसे हम फैला देते हैं तो हम उसे कहते हैं डेवलप डायग्राम। तो ये एक डेवलप डायग्राम है मशीन का, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से शुरू किया है। किसी यहाँ पर ब्रश रखा हुआ है, वहाँ से एक पोल है एस पोल, यहाँ पर फील्ड बाइंडिंग वाउंड की गई है, ये दूसरा ब्रश आ गया और यहाँ पर फिर एन पोल, फिर ये ब्रश पहला वाला ए ब्रश। तो इस तरह से एक मशीन है, टू पोल मशीन, जिसे
करके हमने डेवलप डायग्राम के रूप में दिखाया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यदि हम केवल मेन फ्लक्स को देखें तो मेन फ्लक्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर ये आर्मेचर है तो यहाँ पर एयर गैप देखें तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पोल्स हैं, जो जिस एरिया तक पोल है वहाँ पर मिनिमम एयर गैप है। तो यदि मिनिमम एयर गैप होगा तो रिलक्टेंस भी कम होगा इस पाथ का। तो यहाँ पर फ्लक्स की डेंसिटी हाईएस्ट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि फ्लक्स यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो एयर गैप को यदि फॉलो करेगा तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, पर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ लोएस्ट एयर गैप है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी हाईएस्ट होगी। जैसे ही हम इस पॉइंट पर आए तो यहाँ पर एयर गैप बढ़ गया, तो यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी कम हो, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि रिलक्टेंस बढ़ गया है इस यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक। यहाँ पर एन पोल और एस पोल के ये बीचों बीच पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी 0 हो गई। यहाँ पर पोलरिटी चेंज हो रही है पोल की, तो फ्लक्स डेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। अगेन यहाँ पर मिनिमम एयर गैप, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स बट अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर इस डायग्राम में हमने लिया है कि किस तरह से आर्मेचर में करंट फ्लो हो रहा है और किस तरह से फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस आर्मेचर के कंडक्टर के क्रॉस हो रहा है। तो ये आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं। यहाँ पर डॉट दिखा रहा है कि करंट बाहर की तरफ आते हुए। तो यदि हम राइट हैंड थंब रूल से देखें तो फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह से होगा, ये दिख रहा है। जबकि यहाँ पर ये अपोजिट पोल है एन पोल, तो यहाँ पर करंट अंदर जाता हुआ है, तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यदि हम इस डायग्राम के आधार पर आर्मेचर के मैग्नेटोमोटिव फोर्स को प्लॉट करें तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स इनक्लोज्ड इनटू करंट कैरिड बाय द कंडक्टर। तो यदि इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो यहाँ पर कंडक्टर इनक्लोज 0 हो गया, तो इसलिए आर्मेचर मैग्नेटोमोटिव फोर्स 0 होगा। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ कंडक्टर इनक्लोज, नंबर ऑफ कंडक्टर इनटू करंट इनक्लोज बढ़ता जा रहा है, तो आर्मेचर मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यहाँ पर जाके मैक्सिमम हो जाएगी ब्रश टिप तक। सिमिलरली इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स की पोलरिटी जो है वो डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फोर्स का वो चेंज अपोजिट है, इसलिए इधर अपोजिट डायरेक्शन में आर्मेचर मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा, यहाँ पर जाकर मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो ये डॉटेड लाइन से जो डायग्राम है, ये डायग्राम है आर्मेचर फ्लक्स डेंसिटी के लिए। तो फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर्मेचर मैग्नेटोमोटिव फोर्स लिख देता हूँ ताकि आपको, मैग्नेटोमोटिव फोर्स is equal to flux into रिलक्टेंस। मीन्स यदि आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको मैग्नेटोमोटिव फोर्स से में रिलक्टेंस से भाग देना पड़ेगा। तो यदि मैग्नेटोमोटिव फोर्स को रिलक्टेंस से डिवाइड कर दें तो फ्लक्स मिल जाता है। तो यदि आपके पास एक वेवफॉर्म थी जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स को दिखा रही थी, यदि आप अब इसमें रिलक्टेंस से डिवाइड कर दें
तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ रिलक्टेंस क्या है। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक रिलक्टेंस कांस्टेंट है और मैग्नेटोमोटिव फोर्स लीनियरली बढ़ रहा है। तो ये कांस्टेंट को किसी लीनियर बढ़ते हुए क्वांटिटी को जब किसी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट भी एक लीनियर भी मिलेगा। यहाँ के बाद सडनली रिलक्टेंस बढ़ गया जैसे ही एयर गैप आया, तो यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी भी सडनली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। पर यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट पर क्योंकि आर्मेचर मैग्नेटोमोटिव फोर्स है और कुछ ना कुछ रिलक्टेंस है, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें ब्रश वाले एक्सिस पे, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे हमें कुछ ना कुछ आर्मेचर फ्लक्स मिलेगा, जीरो नहीं होगा। फिर अगेन यहाँ से अपोजिट पोलरिटी शुरू हो रही है तो फ्लक्स फिर बढ़ना शुरू होगा। फिर अगेन उसी तरह से मैग्नेटोमोटिव फोर्स के अकॉर्डिंग आर्मेचर फ्लक्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये आर्मेचर फ्लक्स का डायग्राम हो गया, ये डॉटेड। अब यदि हमें रिजल्टेंट फ्लक्स निकालना है तो रिजल्टेंट फ्लक्स के लिए हम इन दोनों वेवफॉर्म को, ये वाली वेवफॉर्म जो मेन फ्लक्स की वेवफॉर्म थी और ये आर्मेचर फ्लक्स की वेवफॉर्म है डॉटेड, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें रिजल्टेंट वेवफॉर्म मिल जाएगी। तो आइए बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स का डायग्राम ये वाला डॉट है, इसको और इसको ऐड करते हैं। तो ये यहाँ पर नेगेटिव है फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स, और ये पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट हमें फ्लक्स कुछ कम मिला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो आर्मेचर फ्लक्स है और ये मेन फ्लक्स इतना है, तो यहाँ पर हमें बराबर ही मिल गया। और आगे चलते हैं, यहाँ पर ये आर्मेचर फ्लक्स है और ये मेन फ्लक्स, तो दिख रहा है कि यहाँ पर आर्मेचर फ्लक्स एडिटिव नेचर का हो गया, यानी हमें यहाँ पर आर्मेचर फ्लक्स और बढ़ा हुआ मिला। फिर यहाँ पर आर्मेचर फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, तो ये मेन फ्लक्स है और ये आर्मेचर फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स भी रिड्यूस होता जाएगा। यहाँ पर मेन फ्लक्स जीरो है इस पॉइंट पर, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे जहाँ पर ब्रश प्लेस किए हैं, पर यहाँ पर आर्मेचर फ्लक्स हमें मिल रहा है। तो जब ये दोनों ऐड होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें रिजल्टेंट फ्लक्स हो जाएगा, मिलेगा। तो यहाँ में दिख रहा है कि हमें एक एक्स्ट्रा फ्लक्स मिल रहा है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पर। और आगे जाने पर जब यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू, मेन फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव हो रही है और ये आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है, ये दोनों जुड़ के पॉइंट डी पर जाके ये रिजल्टेंट जीरो हो रही है। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा जो कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से कोई और पॉइंट होगा। इसी तरह से ये वेवफॉर्म बन जाएगी दूसरे पोल के लिए। तो यहाँ दिख रहा है कि जो हमें रिजल्टेंट वेवफॉर्म मिली वो डिस्टॉर्टेड है, वैसी नहीं है जैसे कि मेन फील्ड की ओरिजिनल वेवफॉर्म थी। तो हमें रिजल्टेंट फ्लक्स डिस्टॉर्टेड मिला, जिसमें दिख रहा है कि पोल की एक टिप पर, ये एक पोल की एक टिप है इसकी, इस पर फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, और एक टिप पर इंक्रीज हो गई है। तो ये थी पूरे एक मशीन में डिस्ट्रीब्यूशन की, किस तरह से फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस तरह से डिस्टॉर्टेड हो रहा है फ्लक्स, और किस तरह से मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस चेंज हो रही है। आइए अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन का, क्या मेन इफेक्ट डालता है आर्मेचर रिएक्शन मशीन पर। तो
दो तरह के इफ़ेक्ट कह सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन डालती है किसी मशीन पर। पहला है डीमैग्नेटाइजिंग इफ़ेक्ट, दूसरा है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफ़ेक्ट। तो वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा कि डीमैग्नेटाइजिंग इफ़ेक्ट क्या होता है और फिर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। हमने यहाँ पर देखा था कि किसी एक पोल टिप पर जो फ्लक्स है वो कम हो गया है और किसी एक पोल टिप पर फ्लक्स बढ़ गया है। तो एपेरेंटली हमें ऐसा लगता है कि जितना फ्लक्स किसी एक पोल टिप पे कम हुआ है उतना ही उसी पोल के दूसरे टिप पर बढ़ गया है, पर ऐसा नहीं होता है। जितना यहाँ कम हुआ उसी प्रपोर्शन में दूसरी पोल टिप पर फ्लक्स नहीं बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। ये मान लीजिए एक पोल टिप है, यहाँ पर ये फ्लक्स की वैल्यू कम हुई है जबकि दूसरे पर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ी है। तो यदि हम एक कर्व बनाएं, BH कर्व, तो मान लीजिए ये इसका एक न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पर फ्लक्स को होना चाहिए विदाउट आर्मेचर रिएक्शन, पर एक पोल टिप पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है तो वहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी कम हुई है। तो वहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मान लीजिए B1 हो जाती है एक पोल टिप पर, और दूसरे पोल एंड पर जहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो वहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाना चाहिए, तो वो पॉइंट मान लीजिए ये आ जाता है B2। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि एक पोल एंड पर फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस होके B1 पे पहुँच गई है, यानी एक डिस्टेंस से एक डिफरेंस आया है B0 माइनस V1, और एक एंड पर फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हुई यानी यहाँ पर डिफरेंस आया है B2 माइनस B0। तो यदि हम देखें तो हमें समझ में आएगा इस डायग्राम से कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस से ज़्यादा दिख रहा है, यानी जो कम हुआ है मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे पोल पर जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा है। तो यहाँ से दिख रहा है कि रिजल्टेंटली फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि एक एंड पर तो डिक्रीमेंट ज़्यादा है फ्लक्स डेंसिटी का, जबकि दूसरे एंड पर पोल के उतना इंक्रीज नहीं है। तो रिजल्टेंटली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिड्यूस हो गया, या ये कहें कि मशीन जो है वो डीमैग्नेटाइज हो गई है। तो इसलिए इस इफेक्ट को कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। नेक्स्ट इफेक्ट है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है वो इसके क्वाड्रेचर एक्सिस में होता है। तो जो हमने जैसा देखा था कि यहाँ पर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस के पोजीशन पे ही होना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी 0 नहीं होती है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे, और जिसके कारण यहाँ पर उससे कुछ और पॉइंट आगे किसी डिफरेंट पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मिलता है। इस इवेंट को, इस घटना को ही क्या कहते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहलाता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से डिफ्लेक्ट हो जाना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहलाता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दो रूप में देख सकते हैं। पहला तो फ्लक्स का डिस्टॉर्शन, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फ्लक्स की जो वेवफॉर्म है, रिजल्टेंट फ्लक्स, वो डिस्टॉर्टेड हो चुकी है। दूसरा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस डिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दो तरह के प्रभाव को कह सकते हैं, फ्लक्स का डिस्टॉर्शन, दूसरा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का डिफ्लेक्शन। तो ये थे इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन के। ये दो इफेक्ट के कारण क्या क्या बैड इम्पैक्ट आते हैं मशीन पर, क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, या ये मशीन की वर्किंग को कैसे प्रभावित करते हैं, देखते हैं। मशीन पर जो सबसे पहला जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो ये होता है कि मशीन में लॉसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मशीन में जो आयरन लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस दो तरह के होते हैं, हिस्टेरिसिस और
एडी करंट लॉसेस, तो हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। जब आप इनके फॉर्मूले देखेंगे आयरन लॉसेस के, हिस्टैरिसीस और एडी करंट के, तो आप उसमें पाएंगे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो चुकी है फ्लक्स डिस्टॉर्शन के कारण। तो यदि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी चेंज होती है मशीन में तो लॉसेस भी चेंज होना चाहिए। तो इसका इफेक्ट ये आता है सबसे पहला आर्मेचर रिएक्शन का कि लॉसेस बढ़ जाते हैं और मशीन की इफ़िशेंसी रिड्यूस हो जाती है। दूसरा इफेक्ट है कम्यूटेशन प्रोसेस गेट्स अफेक्टेड। कम्यूटेशन जो होता है डीसी मशीन में वो ब्रश की पोजीशन पे डिपेंड करता है। ब्रश कहाँ प्लेस किए जाते हैं? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे। तो आइडियली जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होते हैं और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो दोनों सेम पोजीशन पे होती हैं। वो ब्रशेस जनरली मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं, पर आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस चेंज हो जाता है, जिसके कारण ब्रशेस की पोजीशन पे हमें कुछ ना कुछ ईएमएफ मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लक्स होता है। इस ईएमएफ के कारण वहाँ एक स्मॉल सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है, जिसके कारण वहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये कम्यूटेशन प्रोसेस है ये अफेक्टेड होती है आर्मेचर रिएक्शन के कारण, यदि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस डिफ्लेक्ट हो जाए ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से। नेक्स्ट इम्पैक्ट है हाई कॉस्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग। यदि हमें फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा रखनी है किसी मशीन में, या फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू बढ़ गई है, तो हमें उसे बेयर करने के लिए, उसको सहन करने के लिए हमें हाई फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली जो फील्ड वाइंडिंग की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, या बेड इम्पैक्ट है जो आर्मेचर रिएक्शन के मशीन पे पड़ते हैं। अब कैसे इन बेड इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जाता है? तो इन बेड इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो यूज़ किया जाता है हाई रिलक्टेंस पोल टिप्स। हाई रिलक्टेंस पोल टिप हमने देखा था कि जो मशीन में आर्मेचर रिएक्शन होती है वो आर्मेचर फ्लक्स के कारण होती है। अब यदि ये आर्मेचर फ्लक्स के अमाउंट को ही कम कर दिया जाए तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट ही कम आएगा। तो इस अमाउंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो आर्मेचर फ्लक्स है वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा लाई कर रहा है, इन पोल के टिप्स पे, इधर इस एंड और इस एंड पर। ये देखिए यहाँ बीच में आर्मेचर फ्लक्स की डेंसिटी ज़्यादा नहीं है। तो यदि हम इन एंड पर इन आर्मेचर फ्लक्स को कम कर दें तो हमें ओवरऑल आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करने का तरीका मिल सकता है। तो कैसे करेंगे? इन एंड पर हम क्या करें, यदि हम यहाँ इन एंड पर हम रिलक्टेंस बढ़ा दें, इन एंड पर, पोल्स के इन एंड पर यदि हम रिलक्टेंस बढ़ा देंगे, रिलक्टेंस यानी फ्लक्स को सेटअप ना होने देने की प्रॉपर्टी। तो इन एंड पे के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एयर गैप ज़्यादा रखें इस एंड पर और इस एंड पर। यदि इन एंड पर हम एयर गैप ज़्यादा रखेंगे तो ये जो फ्लक्स है इस एंड पर जो मिल रहा है आर्मेचर फ्लक्स, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाई रिलक्टेंस पोल टिप्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम एयर गैप ज़्यादा रखते हैं इन एंड पर। तो इस तरह से स्टेजर्ड फॉर्म में बनाते हैं पोल्स को। यहाँ पर हम एयर गैप देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एयर गैप दिया है, ये एयर गैप यहाँ पर रिलक्टेंस बढ़ा देता है, जिसके कारण आर्मेचर फ्लक्स पोल टिप्स पर कम हो जाता है। नेक्स्ट तरीका है कि इस आर्मेचर फ्लक्स को ही कम कर दिया जाए। हमें पता है कि आर्मेचर कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, जिसके कारण यहाँ पर फ्लक्स सेटअप हो रहा है। तो ये फ्लक्स जो पाथ फॉलो करता है वो इस तरह से होता है। तो यदि यहाँ पर जो पोल्स हैं इनमें पंचिंग कर दिया जाए, पंच्ड पोल्स यूज़ किए जाएं जिसमें एयर गैप हो, तो ये जो आर्मेचर फ्लक्स को जो रास्ता मिल रहा है उसमें एयर गैप आ जाएगा, और जैसे ही एयर गैप आता है तो रिलक्टेंस बढ़ जाता है पाथ का। जैसे ही रिलक्टेंस बढ़ा तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाती है।
तो ये एक दूसरा तरीका है कि हम आर्मेचर फ्लक्स को ही कम कर दें। तीसरा तरीका है कि हम मेन फ्लक्स को ही बढ़ा दें, क्योंकि हमें पता है कि इंटरेक्शन हो रहा है मेन फील्ड का आर्मेचर फ्लक्स के साथ। तो यदि उस मेन फ्लक्स को ही इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि आर्मेचर फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उस पर ज़्यादा प्रभाव ना डाल पाए, तो भी आर्मेचर रिएक्शन का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका है प्रोवाइडिंग दी इंटरपोल्स। इंटरपोल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर प्रोवाइड किए जाते हैं या ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पॉइंट पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनका काम होता है इस तरह का फ्लक्स प्रोड्यूस करना जो कि रेसिडुअल फ्लक्स जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे। यहाँ पर हमें ये जो एक्स्ट्रा फ्लक्स मिल रहा है, इस फ्लक्स के अगेंस्ट में यदि इंटरपोल एक ऐसा फ्लक्स प्रोड्यूस कर दे जो इसके इक्वल एंड अपोजिट हो, तो हमें इस पॉइंट पर ही मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इन पोजीशन पर इंटरपोल्स प्रोवाइड कर देते हैं। ये इंटरपोल इस एक्स्ट्रा फ्लक्स को मिनिमाइज या नलीफाई कर देते हैं। तो इंटरपोल्स का काम होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग दी कंपनसेटिंग बाइंडिंग। कंपनसेटिंग बाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर बाइंडिंग के करंट को ही कैरी करती है और ये मेन फील्ड बाइंडिंग के साथ प्रोवाइड की जाती है। जैसे जैसे आर्मेचर करंट फ्लो होता है वैसे ही कंपनसेटेड बाइंडिंग में भी करंट बढ़ता है और ये एक ऐसा फ्लक्स प्रोड्यूस करता है जो मेन फ्लक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाता है। तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा मेन फ्लक्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट रिड्यूस होता जाएगा। तो ये सारे तरीके थे जिससे हम आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।